हेलो स्टूडेंट्स, राजनीतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी राज्य अस्तित्व में कैसे आया था। व्यक्ति स्वभावतः ही जिज्ञासु है, यानी व्यक्ति जो है वह स्वभाव से एक जिज्ञासु प्राणी है और उसमें कुछ ना कुछ जानने की इच्छा हमेशा बनी रहती है और अपनी इसी जिज्ञासा के कारण उसने राज्य की उत्पत्ति के इतिहास का पता लगाने का प्रयत्न किया। यानी इसी जानने की प्रवृत्ति के कारण उसके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी राज्य अस्तित्व में कैसे आया, और इसी बात का इतिहास का पता लगाने के लिए उसने प्रयास किया। किंतु इतिहास द्वारा राज्य की उत्पत्ति का उचित ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सका। यानी राजनीतिक विचारकों द्वारा राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके इतिहास का पता उनके द्वारा नहीं लगाया जा सका। इसलिए इस संबंध में जब वह राज्य की उत्पत्ति के इतिहास का पता लगाने में असफल हुए तो उनके द्वारा कल्पना का आश्रय लिया गया। यानी राजनीतिक विचारकों ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए अपनी कल्पना को आधार बनाया। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीतिक चेतना के उदय की परिस्थितियों के विषय में हम बहुत कम अथवा बिल्कुल भी नहीं जानते। यानी गिलक्राइस्ट जो थे उनका कहना था कि राजनीतिक चेतना का उदय किन परिस्थितियों में हुआ, उस विषय में या तो हम बिल्कुल भी नहीं जानते या हम बहुत कम जानते हैं। जहाँ इतिहास असफल हो जाता है वहाँ हम कल्पना का आश्रय लेते हैं। यानी जब हम इतिहास का पता लगाने में असफल हो जाते हैं तब हम कल्पना का आश्रय लेते हैं, यानी हम कल्पना को आधार बनाते हैं। अतः इस संबंध में कल्पना के आधार पर राजनीतिक विचारकों ने कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और इसीलिए इस संबंध में कल्पना को आधार बनाकर कुछ राजनीतिक विचारकों ने राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। और जब इन विचारकों द्वारा राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया तब उनके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मनुष्य राजनीतिक संगठन में क्यों रहते हैं। यानी जो व्यक्ति है वह राजनीतिक संगठन में ही क्यों रहता है, वे प्रभुत्व के सम्मुख क्यों झुक जाते हैं, यानी वह शासन या सत्ता के सामने क्यों झुक जाते हैं, और प्रभुत्व की क्या सीमाएं हैं, यानी शासन या सत्ता की क्या सीमाएं हैं आदि के संबंध में इन विचारकों का जो दृष्टिकोण है उसी के आधार पर उन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। यानी इन सभी प्रश्नों के संबंध में उन विचारकों के क्या दृष्टिकोण थे, उसी आधार पर राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। विभिन्न विचारकों द्वारा राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत बताए गए। यानी सभी ने अपने अपने अलग अलग विचारों के आधार पर राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, जो निम्न है। पहला था दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है शक्ति सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत आता है पैतृक सिद्धांत,
और राज्य की उत्पत्ति का चौथा सिद्धांत है मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। और पांचवा सिद्धांत है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। और छठा सिद्धांत है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। यानी अलग अलग राजनीतिक विचारकों के द्वारा अलग अलग राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। इन सिद्धांतों के अतिरिक्त भी एक मार्क्सवादी सिद्धांत है जो प्रमुख रूप से राज्य की प्रकृति का सिद्धांत है, और अगर गौण रूप में देखा जाए तो वह राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। आज हम राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। यह सिद्धांत कहता है कि जो राज्य की उत्पत्ति है या राज्य अस्तित्व में जो आया वह सामाजिक समझौते के फलस्वरूप आया। राज्य संबंधी संपूर्ण दर्शन का अध्ययन करने की दृष्टि से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित विविध सिद्धांतों में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यानी राज्य के संबंध में जितना भी दर्शन है, अगर हम उस संपूर्ण दर्शन का अध्ययन करते हैं तो उसमें राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित विभिन्न सिद्धांतों में सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 17वीं और 18वीं सदी की राजनीतिक विचारधारा में तो इस सिद्धांत का पूर्ण प्राधान्य था। यानी जो 17वीं और 18वीं सदी थी उसमें जो राजनीतिक विचारधारा थी उसमें इस सिद्धांत की पूर्ण रूप से प्रधानता थी। और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय न होकर एक मानवीय संस्था है। यानी इस सिद्धांत का यह मानना था कि राज्य एक दैवीय संस्था नहीं है बल्कि राज्य एक मानवीय संस्था है जिसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है। यानी इस सिद्धांत का मानना था कि राज्य का निर्माण जो है वह दैवीय निर्माण नहीं है, यानी उसका निर्माण देवताओं द्वारा नहीं किया गया है बल्कि यह एक मानवीय संस्था है जिसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में, यानी जो लोग प्रकृति में रहते हैं उन व्यक्तियों द्वारा आपस में समझौते के आधार पर किया गया है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मानवीय इतिहास को दो कालों में विभाजित करते हैं और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे उन्होंने मानवीय इतिहास को दो कालों में बांटा था। पहला था प्राकृतिक अवस्था का काल और दूसरा था नागरिक जीवन के प्रारंभ के बाद का काल। यानी प्रतिपादकों ने, यानी इस सिद्धांत के प्रतिपादकों ने मानवीय इतिहास का जो विभाजन किया था वह दो भागों में किया था। पहला था प्राकृतिक अवस्था का काल और दूसरा विभाजन था नागरिक जीवन के प्रारंभ के बाद का काल। यानी जब नागरिक का जीवन प्रारंभ हुआ था उसके बाद का काल। प्राकृतिक अवस्था के काल के अंदर अगर देखा जाए तो इस सिद्धांत के सभी प्रतिपादक यानी सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रतिपादक अत्यंत प्राचीन काल में एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं जिसके अंतर्गत जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए राज्य या राज्य जैसी कोई अन्य संस्था नहीं थी। यानी सामाजिक समझौते के सिद्धांत के जितने भी प्रतिपादक थे उन सब का यह मानना था कि प्राचीन काल में एक ऐसी
व्यवस्था नहीं थी जिसके द्वारा जीवन को व्यवस्थित रखा जा सके। यानी कि प्राचीन काल में उन्होंने प्राकृतिक अवस्था के अस्तित्व को स्वीकार तो किया, लेकिन उन्होंने जीवन को व्यवस्थित रखने वाली राज्य या ऐसी किसी भी अन्य संस्था को वह नहीं मानते थे। उनका मानना था कि राज्य जैसी कोई भी संस्था नहीं है, और इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में इस प्राकृतिक अवस्था के संबंध में पर्याप्त मतभेद था। यानी कि इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का प्राकृतिक अवस्था के संबंध में जो विचार थे उनमें अलग अलग मतभेद था। यानी सभी के विचार अलग अलग थे। कुछ इसे पूर्व सामाजिक और कुछ इसे पूर्व राजनीतिक अवस्था मानते थे। यानी जो कुछ विचारक थे वह तो इसे पूर्व सामाजिक अवस्था मानते थे, और कुछ विचारक इसे पूर्व राजनीतिक अवस्था मानते थे। इस प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार या प्राकृतिक नियमों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। यानी कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे उनका मानना था कि इस प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति या तो अपनी इच्छा अनुसार या प्रकृति द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसके आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। कुछ ने प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सामान्यतः आनंदपूर्ण था। यानी कुछ विचारकों का मानना था कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें मानव का जो जीवन था वह आनंदपूर्ण था। केवल मनुष्यों को इस अवस्था में मामूली असुविधाएं अनुभव हुई। यानी केवल मनुष्यों को ही इस अवस्था में मामूली असुविधाएं उत्पन्न हुई थी, और कुछ ने प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन को कष्टप्रद और असहनीय माना था। और कुछ लोगों का मानना था कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें मनुष्य का जीवन जो था वह या तो कष्टप्रद था या असहनीय था, यानी सहने योग्य नहीं था। और कुछ ने यह माना कि व्यक्ति का जो जीवन था वह पूर्ण रूप से आनंदपूर्ण था। प्राकृतिक अवस्था के स्वरूप के संबंध में मतभेद होते हुए भी यह सभी मानते थे कि किसी न किसी कारण से मनुष्य प्राकृतिक अवस्था को त्यागने के लिए विवश हुआ। यानी प्राकृतिक अवस्था के स्वरूप को स्वीकार करते हुए भी विचारकों में आपस में मतभेद होते हुए भी सभी ने यह माना था कि कोई ना कोई कारण ऐसा हुआ था जिससे मनुष्य जो है वह प्राकृतिक अवस्था को त्यागने के लिए मजबूर हो गया, और उन्होंने समझौते द्वारा राजनीतिक समाज की स्थापना की। इस प्रकार सामाजिक समझौते के सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का अस्तित्व को तो स्वीकार किया था, लेकिन उनका मानना था कि राज्य जैसी कोई भी संस्था नहीं है, और इसी को लेकर विभिन्न प्रतिपादकों में मतभेद था। और कुछ इसे पूर्व सामाजिक और कुछ इसे पूर्व राजनीतिक अवस्था मानते थे। लेकिन इनमें मतभेद होते हुए भी, यानी कुछ का मानना था कि जो प्राकृतिक अवस्था थी वह बहुत कष्टप्रद और असहनीय थी, और कुछ विचारकों का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में जो मानव का जीवन था वह आनंदपूर्ण था। इसलिए इस अवस्था के संबंध में विचारकों में आपस में मतभेद होते हुए भी उन्होंने यह माना
कि कोई ना कोई कारण तो ऐसा हुआ था जिसके कारण मानव प्राकृतिक अवस्था को त्यागने के लिए विवश हुआ और उन्होंने समझौते के द्वारा राजनीतिक समाज की स्थापना की थी। और इसी समझौते के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति की प्राकृतिक स्वतंत्रता आंशिक या पूर्ण रूप में लुप्त हो गई थी। यानी कि इस समझौते का परिणाम यह हुआ कि व्यक्ति की जो प्राकृतिक स्वतंत्रता थी वह आंशिक रूप में या पूर्ण रूप में लुप्त हो गई थी और इसी स्वतंत्रता के बदले में उसे राज्य व कानून की ओर से सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त हुआ था। यानी कि वह पूरी तरह सुरक्षित हो गया था। व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकारों के स्थान पर सामाजिक अधिकार प्राप्त हुए। यानी कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को जो प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे उसके स्थान पर उसे सामाजिक अधिकार प्राप्त हुए। इसी प्रकार लिकॉक ने भी कहा था कि राज्य व्यक्ति के स्वार्थों द्वारा चालित एक ऐसा आदान प्रदान का परिणाम था जिसमें व्यक्तियों ने उत्तरदायित्व के बदले विशेषाधिकार प्राप्त किए। यानी राज्य जो था वह व्यक्ति के स्वार्थों द्वारा चालित एक आदान प्रदान का परिणाम था और जिसमें व्यक्ति ने उत्तरदायित्व के बदले विशेषाधिकार प्राप्त किए थे। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने अधिकार प्राप्त हुए थे। और इसी समझौते के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत थे। कुछ के द्वारा सामाजिक समझौते के रूप में इसका वर्णन किया गया। यानी कि कुछ विचारक तो यह मानते थे कि जो राज्य की उत्पत्ति है वह सामाजिक समझौते के फलस्वरूप हुई है और कुछ विचारक जो थे वह यह मानते थे कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वह राजनीतिक समझौते के रूप में हुई है। और समझौते की व्याख्या भी भिन्न भिन्न प्रकार से की गई है। यानी विभिन्न विचारकों द्वारा जो सामाजिक समझौते की व्याख्या थी वह अलग अलग प्रकार से की गई। हॉब्स ने इस समझौते की व्याख्या निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करने के लिए की और लॉक ने इसी आधार पर वैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया था। यानी हॉब्स जो था वह इस समझौते की व्याख्या निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करने के लिए करता है। यानी उसने जो समर्थन किया था वह निरंकुश राजतंत्र का किया था। यानी जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो। और लॉक ने जिस सामाजिक समझौते के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति का समर्थन किया था उसमें उसने वैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया था। और इसके अतिरिक्त कुछ प्रतिपादकों के अनुसार जिनमें लॉक मुख्य हैं, समझौता एक ऐतिहासिक तथ्य है और इसके अलावा लॉक भी मुख्य हैं जिन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उन्होंने समझौते को एक ऐतिहासिक तथ्य माना था। और दूसरी ओर देखा जाए कांट आदि विद्वान थे, उन्होंने समझौते को एक आदर्श सत्य का प्रतिपादन मात्र माना था। यानी उनके अनुसार जो समझौता था वह एक आदर्श सत्य था। इस प्रकार विभिन्न विचारकों द्वारा सामाजिक समझौते के अनुसार जिस राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया उसके संबंध में सभी की जो व्याख्या थी वह अलग अलग थी। इसलिए सामाजिक समझौते के सिद्धांत के विचारकों में अलग अलग मत थे। यानी उनके विचारों को लेकर उनमें आपस में
मतभेद पाया जाता था। तो आज की क्लास में हमने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया, यानी राज्य की उत्पत्ति के द्वारा किन किन विचारों का प्रतिपादन किया गया और उसके अंतर्गत हमने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।